Hello everyone. Hope you all are doing well. Today we are going to start chapter 11 of Political Science for BA second semester students of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम चैप्टर 11 है जो डेमोक्रेसी उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं मैं उन्हें जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो हम आज चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं डेमोक्रेसी, उसका क्या मीनिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स है। देखो, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी होती क्या है। जब आप जो अपनी इंट्रोडक्शन में लिखोगे या आप कहीं भी अपने एग्जाम में लिख रहे हो या आप कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपकी इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जो एग्जामिनर ने जैसा पूछा है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है और आपने लिखा क्या है, इसमें बीच में आपने कनेक्शन बिठाना है। सबसे पहले आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहला पॉइंट आपका आएगा, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका पीछे बेसिक रीजन भी बताती हूँ। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, कहीं कहाँ चल रही है आपकी मोनार्की चल रही है आज भी, कहीं क्या है डेमोक्रेसी है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को वो सूट करती है आपको जो चीज, तो हम वही चीज उस कंट्री के लिए अडॉप्ट करते हैं। इंडिया में क्या है, फिर आप लिखोगे क्या इंडिया में कौन सी आप यूज करते हो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो है आपकी डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कई देश है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज करते हैं, कोई देश है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज करते हैं, कोई देश है जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी यूज करते हैं, कई देश है जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी यूज करते हैं। ये हम बाद में समझेंगे इनके टाइप्स के मतलब क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी देखो क्या आपका लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का तंत्र। जब लोग राज करते हैं, लोग कैसे राज कर सकते हैं? अपने ऊपर अपने लिए कानून बना रहे हैं, अपने ऊपर वो राज कर रहे हैं, वो अपने लिए ही इनिशिएटिव उठा रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक जो डायरेक्ट वे से कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट वे से कर सकते हैं। पर सरकार तो लोगों की ही रहेगी ना, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं बन रहा। पहले क्या होता था, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखोगे या कुछ देखोगे, पहले क्या हुआ कि चर्च की अथॉरिटी होती थी कि हमें जो पावर्स हैं लोगों पे राज करने की। राजा क्या कहता था पहले कि जो मुझे पावर्स मिली है, मुझे भगवान ने दिए, डिवाइन राइट्स है मेरे पास, इसलिए मैं तुम सब पे राज कर रहा हूँ। पर डेमोक्रेसी ने इस कंसेप्ट को, डिवाइन राइट्स वाले कंसेप्ट को हरा दिया। उसने कहा कि डिवाइन राइट्स जैसी चीज कुछ नहीं है, अब लोगों का राज होगा, लोग अपना राजा खुद चुनेंगे। जब लोग अपना राजा खुद चुनते हैं, अपनी सरकार खुद बनाते हैं, अपने लिए काम खुद करते हैं, चाहे डायरेक्ट तरीके से चाहे इनडायरेक्ट तरीके से, तो ये आपका डेमोक्रेसी कहलाता है। ये आपको, मुझे होप कि आपको समझ आ गया होगा डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, और आप फिर इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए, आपने एक अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस कोट है अब्राहम लिंकन की। ये यूपीएससी वाला जो स्टूडेंट है वो भी आज तक लिखता है, क्योंकि ये एक ऐसी कोट है जो हर किसी को पता होती है। आपको कोई बंदा फेल नहीं कर सकता अगर आप अब्राहम लिंकन की जो कोट है डेमोक्रेसी वाली, अगर आप वो लिखोगे, क्योंकि ये है डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये बहुत आसान है एक तो याद करने में। ठीक है, और ये है एक पॉपुलर कोट है, ये हर कोई जानता है। अगर आप इसे पेपर में लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चे ने जेन्युइन लिखा आंसर, ये अपने आप नहीं बना रहा। कई बच्चे होते हैं कोटेशन भी अपने आप बना रहे होते हैं, इतने फिलोसफर बन जाते हैं। वो नाम क्या दे देंगे, स्टीफन कुछ दे देंगे या कुछ उल्टा सीधा नाम दे देंगे, रॉबर्ट दे देंगे जो आज तक जिनका पॉलिटिकल साइंस से कोई नाता दाता ही नहीं है, ऐसे ऐसे नाम दे दे के कोटेशन खुद बनाते हैं। आपने ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हैं, ना ऐसे नाम यूज करने हैं, आपने वो कोट्स लिखनी है। क्योंकि देखो आपका जो पेपर है वो चेक कर रहा है, एक ऐसा टीचर आपका चेक करे जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है, उसे रिसर्च करके आया, उसने अपनी बुक्स छाप रखी है। क्या उसने पढ़ा नहीं कि उसने तो आज तक देखा ही नहीं होगा रॉबर्ट आया भी है कि पॉलिटिकल साइंस में नहीं भी आया। तो आपने इतना चालाकी नहीं दिखानी है पेपर में। वो अलग बात है टीचर इग्नोर कर देता है, पर टीचर को सब कुछ पता होता है। चालाकी नहीं दिखानी है आपने बिल्कुल भी। एग्जाम में जेन्युइन लिखना है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपके 100 में से अबव 90 मार्क्स आएंगे, और ये रियल एक्सपीरियंस है हर सेमेस्टर में। और पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चा हर सेमेस्टर में अबव 90 स्कोर कर सकता है, 95, 92, 91। सोशियोलॉजी में आप लेके दिखा दो मुझे अबव 90, मैं मान जाऊंगी। जितना भी अच्छा पेपर कर लो आप, ज्यादा से ज्यादा आपको 88 दे देगा, वो 85 दे देगा, आपने टॉप क्लास का पेपर करा है। पर पॉलिटिकल साइंस में आपने इतना टॉप क्लास का, आपको 95 आ सकते हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रियल एग्जाम तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में 96 मार्क्स भी आ रखे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी में, हर सेमेस्टर में अबव 90 पॉलिटिकल साइंस में। ये रियल एग्जाम्पल है, कोई मैं फेक चीज़ नहीं लिखनी पेपर में, जो चीज़ पूछी है वही चीज़ लिखनी है और कंसेप्ट के साथ लिखनी है। बिना कंसेप्ट के अगर आप टीचर को फूल बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको फूल बना देगा, फिर आपके 50-60 नंबर से ऊपर आपको चढ़ाएगा नहीं वो। और परसेंटेज आगे काउंट होती है, अगर आपने आगे कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, नॉलेज मेन बात है, नॉलेज आपकी काउंट होगी और उसके बाद आपकी परसेंटेज, जिसके बाद नॉलेज है उसके बाद परसेंटेज है, ठीक है। नॉलेज उसी के पास होगी जिसके पास परसेंटेज है। ये कंसेप्शन आप भूल जाओ कि मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। वो उन पे ये बात सूट करती है, ये उन लोगों पे जिन्हें एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा। एक तो आप फ्रेशर हो और आप ये बात करोगे नॉलेज मैटर कर रही है, मार्क्स नहीं मैटर कर रहे, वो कहेंगे अच्छा आपको नॉलेज है तो अभी तो आप पेपर देगा तो आपको मार्क्स तो आए नहीं इस पेपर में, ठीक है ना। जिसे नॉलेज होगी वही लिख सकता है पेपर में, बिना नॉलेज वाला बच्चा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपने वही जेन्युइन चीज़ लिखनी है, समझ के लिखनी है, ठीक है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, देखो आपने अब्राहम लिंकन की डिस्कस करनी है इसमें कोट। उसके बाद देखो क्या है, अब्राहम लिंकन की आपने कोट डिस्कस कर लोगे, आपने एग्जाम्पल देने की डेमोक्रेसी कंट्री में कहाँ का एग्जिस्ट करती है। आपने कहा अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। पर जो सबसे पहले डेमोक्रेसी का आई है वो आई है ग्रेट ब्रिटेन में। देखो डेमोक्रेसी फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ग्रेट ब्रिटेन एंड देन इट एक्सपेंडेड टू लर्न एज अ फॉर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जो ये कहाँ का एक्सपैंड हुआ आपने ये देना है, ठीक है। इसके फिर आपने बताना है कि चाहे डेमोक्रेसी इन कंट्रीज में है पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, फिर आप उसकी टाइप डिस्कस करोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ इंक्लूड करोगे, सब कुछ 3-2 लाइनों में, बस 6-7 लाइनों की इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे कि इसका सार क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब बता दो कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, डेमोक्रेसी होती कितनी टाइप की है, कौन कौन सी कंट्रीज में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, देखो यहाँ बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी है, सोशलिस्ट, pluralistic democracy. In this chapter we will discuss the classical, liberal and contemporary elites theory of डेमोक्रेसी इन डिटेल। ये तो चैप्टर की बात है। अब देखोगे तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी वर्ड आपका आया कहाँ से, डेमो प्लस क्राटोस का, या आपने ग्रीक वर्ड्स है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। कहाँ से आया, डेमोस एंड क्रेटोस से आया। डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, एंड क्रेटोस का मतलब क्या होता है, पावर। सो द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स पीपल पावर। तो इसलिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि लोगों की पावर, एंड द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इतना आपको मतलब समझ आ गया। देखो आपने ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी डिवाइन राइट्स के अगेंस्ट है किंग्स की, वो आप इंट्रोडक्शन में देखो यही लाइन आपने उतार देनी। जैसे मैंने तो आपको जनरल भाषा में बता दी कि वो राजा के राइट्स के जो कहते थे कि हमें भगवान राइट्स दे रहा है, डेमोक्रेसी इन सबके विरुद्ध है, रिएक्शन अगेंस्ट। देखो ये लाइन आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई। उसके बाद देखो आता है डेफिनेशन, जो भी आपको डेफिनेशन आसान लगे, और पॉपुलर डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, जैसे कि अब ठीक है। उसके बाद देखो अब्राहम लिंकन की भी, हाँ ये देखो डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसके बाद आता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, की उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस क्या है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ हम लागू देख सकते हैं। देखो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है, फॉर्म, पहले आप बताओगे डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक स्टेट होती है वो स्टेट जहाँ सोवरेनिटी जो होती है इज इन दी हैंड्स ऑफ पीपल। सोवरेनिटी है इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री। सोवरेनिटी का मतलब होता है, ठीक है ना, कि आप इंटरनली भी फ्री हो, एक्सटर्नली फ्री हो। इंटरनली मतलब कैसे, कि अगर मैं कोई कानून बना रही हूँ तो मेरे पर इतना कोई प्रेशर नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का कि ये कानून बने चाहिए। ये नहीं मैं कानून बना रही हूँ कि अगर मेरे को कह दिया कि सोचो रिच क्लास है एक और एक पुअर क्लास है, मैं पुअर क्लास के लिए कानून बना रही हूँ, रिच क्लास से पूछ को, तो सोवरेनिटी नहीं है। इसका मतलब मैं उनके दबाव में आके बना रही हूँ। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे को दूसरी कंट्री प्रेशराइज कर रही है अपने देश में ये कानून बनाने के लिए। सोचो चाइना मेरे को कहे कि तुमने हेल्थ से रिलेटेड या टिकटॉक से बैन से रिलेटेड तुमने बैन नहीं करनी, ऐसा कानून बनाओ, वो इंडिया को ये कह रहा है। ऐसा भी नहीं, अगर मैं उसकी बात मान रही हूँ इसका मतलब मैं एक्सटर्नली फ्री नहीं हूँ। तो डेमोक्रेसी में क्या है, सोवरेनिटी सबसे बड़ी बात। देखो क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट स्टेट, वो स्टेट होती है जहाँ सोवरेनिटी किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। द पीपल डिसाइड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे को कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करेगी, क्या हमारे को डेमोक्रेसी सूट करेगी, क्या हमारे को डिक्टेटरशिप सूट करेगी। यूज द पॉलिटिकल पावर यूज करते हैं, टेक फाइनल डिसीजन ऑन पॉलिटिकल मैटर्स पे। ये आपकी होगी डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जब जो सरकार चूज करेगी। पहले तो स्टेट के देखो 4 एलिमेंट्स थे जो आपने चैप्टर में समझे। स्टेट होते हैं जिसमें पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, ठीक है, आपके जो होगा आपके पास सोवरेनिटी होगी, आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए आपके पास। ये सब कुछ आपने एलिमेंट डिस्कस करे होंगे स्टेट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार। जो सरकार आप चुनोगे, लोग जिस सरकार को चुनेंगे, जो सरकार लोगों पे राज करेगी, लोगों के लिए काम करेगी, वो सरकार कहाँ से ही है, लोगों ने चुन के बनाई है, तो हम उस सरकार को बोलेंगे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर अराजकता होगी, एरिस्टोक्रेसी में ऑटोक्रेसी हो, एरिस्टोक्रेसी, एलीट, जो भी हम थ्योरी लगाएं यहाँ, अगर वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मोनार्की है, तो ये हमारी सरकार नहीं है। इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है इन विच पीपल रन द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ क्या होता है, हम अपने हम कैसे हम अपनी सरकार चूज करिए, अब सरकार हमारे लिए कानून बना रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे मैंने मोदी को चुना, मैंने अकाली दल में से किसी को चुना, मैंने अमरिंदर सिंह को चुना, तो ये कौन है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने इन्हें वोट दी, आगे ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्म है। ये हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट वे से होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है हमारी, जब मैं खुद ही करना शुरू कर दूं। ये पॉसिबल है, इतना तो 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर हर कोई अपना 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 कर रहा है, इंडिया जैसे स्टेट में तो ये पॉसिबल नहीं है, या किसी भी स्टेट में आज के टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे अगर हम पंचायत की बात करें, अपने लेवल पे लोगों को समझाना, फिर भी ये क्या होती है, पंचायत भी हमारी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आती है, क्योंकि हमने वो चूज करे हैं, वो पंच जो है, ठीक है, सरपंच जो है, हम उसके भी इलेक्शन दिए हमने, अगर होता होगा, ठीक है। तो ये क्या आपके इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाती है। तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, अगर हमारे को हमारे पे राज जो कर रहा है, जो हमारा ही एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये क्या होता है, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है। उसके बाद आपके पास आती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी दैट सोशल सेटअप होता है इन विच देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, किसके बेस पे, कलर पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, क्रीड पे। ये देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप संविधान उठा के देखो, अपना आर्टिकल 15 उठा के देखो, हम ठीक है, आर्टिकल 17 उठा के देखो, फंडामेंटल राइट्स आप उठा के देखो अपने, यहाँ हो रहा है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन। नहीं कर सकती सरकार डिस्क्रिमिनेशन की, मैं ये तो नहीं कह सकती ये काला है इसलिए मैं इसे ये जॉब नहीं दे सकती, नहीं ये पुअर क्लास का है इसलिए मैं जॉब नहीं दे सकती। जो पेपर क्वालिफाई करेगा वो जॉब पे आज बैठा हुआ है। कोई हुआ इस बेस पे, इस बेस पे तो नहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कलर, कास्ट, रिलीजन, नहीं ये सिर्फ हिंदू ही जाएगा इस कॉलेज में और दूसरा एडमिशन नहीं ले सकता, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, कलर, कास्ट, रिलीजन और क्रीड पे डिस्क्रिमिनेशन जहाँ नहीं होता, वो क्या होता है, आपके डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जाती है। उसके बाद देखो डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक ऑर्डर, जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर कोई गरीब तबका भी है तो सरकार उसके उद्धार के लिए कुछ ऐसे कानून बना रही है कि वो भी उस लेवल पे आ जाए। अगर सोचो बराबरी पे ना खड़ा हो तो ऐसा भी ना हो कि वो भूखा ही मर जाए। जैसे कि कोरोना के कोविड टाइप का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कह रहा है मैं गरीबों को राशन दूंगा, कि वो अमीरों को क्यों नहीं दे रहा वो राशन। अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो मैं ये भी कहूंगी अगर गरीबों को राशन मिल रहा है तो यहाँ अमीरों को भी राशन मिलना चाहिए। इक्वालिटी तो यही कहती है ना कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। तो नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं होता। अब जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जो अपना भरण पोषण खुद कर सकता है, तो सरकार उसे क्यों देगी। आप ये देखो ना, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए आपके। इक्वालिटी का मतलब ये जो गरीब तबका, दबा हुआ क्लास है, उसके उद्धार के लिए उसको बराबरी पे अगर वो ना भी आ सके तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि वो अपने आप को बिल्कुल डिप्राइव्ड ना समझे। जैसे वुमेन की रिजर्वेशन की बात करी जाती है, ठीक है, तो हम भी मैन भी कह दे कि इनकी कई फॉर्म्स निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वहां कहते हैं वुमेन्स के लिए नो फीस। क्यों कहते हैं नो फीस,
मैं कोई मैन कह दे कि नहीं इनके लिए क्यों नो फीस है, हम तो भर रहे हैं 1000 200 रुपए के फार्म भर रहे हैं, हम तो इनसे क्यों नहीं पैसे ले रहे। देखो इसलिए नहीं ले रहे उनसे पैसे क्योंकि देखो वुमेन की क्या कंडीशन है आज के टाइम में, 70% जो औरतें हैं आज भी हाउस होल्ड वर्क में है। उन्हें वो चाह रहे हैं कि ये भी आगे आए, ये भी उसमें पार्टिसिपेट करें, ये भी अपने सोशल वेलबींग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। तो उनके लिए आगे बढ़ावा करने के लिए उनको फ्री फॉर्म निकाले कि इसी चक्कर में वो भरे तो सही, वो निकले तो सही, कि अपनी एजुकेशन को यूज तो करे, पढ़े लिख के कहीं घर में तो ना बैठ जाए। इसलिए ठीक है ना, उनके डिप्राइव सेक्शन के लिए अब देखो हैंडीकैप्स के लिए बना देते हैं डिफरेंट कोटास। अब यहाँ मैं इक्वालिटी लेके आ जाऊं और मैं कहूँ कि नहीं इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है? आप अपना पहले उनका सेक्टर देखो और अपना देखो और उनका देखो, तो हो सकता है इक्वालिटी। तो जब कोई दबा हुआ सेक्शन है, कोई डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसके उद्धार के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो हम उसे इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। मैं आपको इक्वालिटी वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर में भी यही है कि इक्वल वेजेस मिलना चाहिए उनको, कि लाइवलीहुड को वो अपने चला सके। अब डेमोक्रेटिक क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका ही है डेमोक्रेसी में। आप देखो जब आपकी स्टेट भी डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट भी आपकी डेमोक्रेसी है, तो वो क्या कहलाता है? आपका डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। जहाँ जैसे हम अपने प्रेम्बल देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो प्रिंसिपल यूज होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये वर्ड्स यूज करते हैं। और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, तो इन सब से क्या मिलता, हमारे को पता लगता है कि हमारी इंडिया का स्टेट क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इससे क्या मिलता है आपको? एक वे ऑफ लाइफ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सब चीजों में ये यूज करोगे तो आपका जीने का तरीका ही बन जाएगा। जब आपकी सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक है, आपकी स्टेट डेमोक्रेटिक है, आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर डेमोक्रेटिक है, तो आप भी डेमोक्रेटिक बन जाओगे। तो आप क्या कहलाओगे? डेमोक्रेटिक मैन कहलाओगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के आपके। देखो सोवरेनिटी किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। मैंने आपको पहले इसका मतलब बता दिया। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर कंसीडर्ड मीन्स। देखो स्टेट और गवर्नमेंट क्या होते हैं? मीन्स होते हैं। मैंने आपको जो चैप्टर कराया था पावर वाला फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने आपको मतलब बताया था मीन्स और एंड्स का मतलब क्या होता है। मीन्स होता है उस तरीके, वो तरीके मैं अपना रही हूँ। एंड होता है आपका गोल पॉइंट, कि मैंने जाना है। सोचो मैं बोलूँ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, पर मैं कैसे जा रही हूँ? मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, मैं कार यूज कर रही हूँ, मैं बस यूज कर रही हूँ। तो ये क्या है? कार बस क्या है? ये मीन्स है जो मैं तरीके अपना रही हूँ। और एंड क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे जाना है। मेरा गोल पॉइंट क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है। तो ये क्या है? वैसी जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो क्या आपके मीन्स है। सिर्फ इन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स में क्या होता है? स्टेट और गवर्नमेंट है कंसीडर मीन्स, और मैन क्या है? एंड है, कि वो किसके लिए काम कर रहा है? इंसान के लिए काम कर रहा है, मैन के लिए काम कर रहा है। तो किस लिए कहते हैं? डेमोक्रेटिक ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये कोट को आप अप्लाई कर सकते हो पीपल के लिए। एंड कौन है आपका? गोल पॉइंट के पीपल। और मीन्स क्या है? किन तरीकों से आप लोगों के लिए काम करोगे, वो मीन्स क्या आपके? स्टेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए। समझ गए आप इसका मतलब? देखो ना, इन डेमोक्रेटिक स्टेट में द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब उसके बाद देखो क्या आता है आपका? फेथ इन द रैशनैलिटी ऑफ मैन। डेमोक्रेसी का फेथ किस में होता है? रैशनैलिटी में। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब कि आप ये नहीं कि भगवान के डिवाइन राइट्स पे आप यकीन करो, आप रैशनल बीइंग हो। आपको लगता है ये इंसान है, इसे वोट में जिताना चाहिए, ये लायक है आने के लिए, आप अपना वेलबींग यूज करके अपनी वोटिंग पावर यूज करो। इसका मतलब क्या है? आप रैशनल हो। मैं ये नहीं आपको कह रही हूँ कि आप ये जो है, ये आज इंसान खड़ा है, इसके बाद भगवान ने इसे बनाया हमारे लिए, आप इसके लिए वोट पाओ। इस तरीके से अगर कोई वोट ले रहा है तो यहाँ डेमोक्रेसी फेल है। ठीक है, यहाँ पहले आपको वर्ड जो आ गया है, डेमोक्रेसी इज अपोजिट टू द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, बिकॉज डेमोक्रेसी इन विच वी हैव इलेक्ट देयर ओन, हम अपने इलेक्ट कर रहे हैं अपने ओन रिप्रेजेंटेटिव, एंड डेमोक्रेसी आइदर इन द डायरेक्ट फॉर्म और द इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, इंडिया has an indirect democracy. Why does India has an indirect democracy? Because we elected, we are ruled by our elected representative. हम रूल हो रहे हैं हमारे ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। मोदी को कौन लेके आया? हमने ही वोट डाली है लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट को, पंजाब में अमरिंदर सिंह अपने आप बन गया पंजाब का सीएम, हम वोट डालने गए थे इलेक्शंस में तो वो बना है।
अकालियों क्यों हार गए? क्योंकि हमने उन्हें वोट नहीं डाली, इसलिए वो हार गए। हरियाणा में खट्टर की सरकार क्यों है? क्योंकि हमने हरियाणा के जो स्टेट इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, हम वहां गए थे वोट पाने के लिए। ठीक है, आज ये हमारे गांव का ही सरपंच क्यों चुना गया है? क्योंकि हमने उससे चुना है। ये हमारे पे क्यों राज कर रहा है? क्योंकि हमने तो उसे लेके आए हैं। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ किसी के वो दबाव से किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। तो अगर जबरदस्ती बिठा दे, जैसे मोनार्की, जैसे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंडिया, बिकॉज व्हेन वी सी अबाउट द preamble of the constitution of India, it's just mention the word democratic republic sovereign socialist secular government, means that we have a form of government in a particular way. Secondly, liberty. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, हम लिबर्टी इज वेरी नेसेसरी फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मैन। जैसे मैंने आपको लिबर्टी समझाया था चैप्टर, कि जो लिबर्टी है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मैन के लिए जरूरी है। पर जो लिबर्टी है ये नहीं आपको सब कुछ फ्री में, आपको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कि आप किसी दूसरे की आज़ादी को ना खराब करो। उसके बाद आपके पास आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी वही इक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। हम एक दूसरे को अलग करके नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? देखो, अगर इक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आपको इक्वल ट्रीटमेंट होगा। आप सोचो, चंडीगढ़ आए हो घूमने के लिए, मैंने यहाँ बोल दिया कि यहाँ एलांते मॉल है, हर कोई आता है चंडीगढ़ तो यहाँ घूमने आता है। मैं कह दूँ कि यहाँ सिर्फ रिच क्लास आ सकती है और जो गोरे लोग हैं वही आएंगे, जो पुअर क्लास और काले लोग नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है? इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी इसका मतलब यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास आज़ादी, लिबर्टी क्या होती है? आपकी आज़ादी। इसका मतलब आपको अलांटे मॉल में जाने की आज़ादी भी नहीं है। ठीक है, जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ आपको आज़ादी भी नहीं है। जहाँ समानता नहीं है वहाँ आपको पास फ्रीडम ही नहीं है। तो इक्वालिटी और लिबर्टी को हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा। द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेमोक्रेसी के। इन दिस में पीपल लिव लाइक ब्रदर्स की तरह रहते हैं एंड हैव इक्वालिटी। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने गेव द स्लोगन ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जब भी आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे आपने जिक्र करना फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो क्यों हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश ही करने के लिए हुआ था। क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? क्योंकि जो वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब इसका मेन कारण ही ये था कि चर्च की पावर को छीना गया था। पहले क्या होता था कि उनको कहते थे कि आप ये राजा है, जो कैथोलिक चर्च था वहाँ का, पॉप था, कैथोलिक चर्च था, उसके पास वहाँ पावर होती थी, वो सबके रूल बनाता था। वो कहता था कि मैं डिवाइन राइट्स है मेरे पास, मुझे ईश्वर ने ये डिवाइन राइट्स दिए तुम्हारे पे राज करने के लिए। तो वही इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहे थे वहाँ, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। इसी करके रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन के बाद ये सब कुछ आया कि सबके पास अधिकार है, लिबर्टी, इक्वालिटी का कोई डिवाइन राइट जैसा कंसेप्ट है ही नहीं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ आपके पास राइट्स भी होंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल जुडिशरी। देखो, जुडिशरी होगी वहाँ इम्पार्शल होगी। अगर मैं किसी से कह के ये ऑर्डर पास करा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी है? ये यहाँ मैं सेफ फील कर सकती हूँ इस देश में? फिर तो यहाँ क्राइम होते रहेंगे और कोई कह देगा इससे नहीं देनी चाहिए सजा। नहीं, यहाँ क्या चलता है? डेमोक्रेसी एसोसिएटेड विद रूल ऑफ लॉ। जो कानून है कानून के हिसाब से चलता है। ठीक है। रूल ऑफ मेजोरिटी। देखो, डेमोक्रेसी में ये भी कह देते हैं कि रूल ऑफ मेजोरिटी है। अगर जिसके 50 में से 51 वोट्स चढ़ गई वो अपनी सरकार बना लेता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है? डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ मेजोरिटी है। यहाँ रिस्पेक्ट होती है पब्लिक ओपिनियन की। देखो, ऑब्वियस है कि पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट होगी। फेथ इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है और पीसफुल मेथड पे ही यकीन करा जाता है। यहाँ कोई फोर्स यूज करके सरकार में नहीं बैठ सकता और हमारे पर रूल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अगले दिन या 6 घंटे बाद जेल में बैठ सकता है। उसके बाद देखो क्या, फ्रीडम टू फॉर्म ऑपोजिशन पार्टी। देखो, आपके फ्रीडम है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को। जैसे अगर कोई कानून बना, अगर जैसे कि किसानों के लिए कानून बना है, अगर यहाँ डेमोक्रेसी ना होती तो क्या किसान बोल सकते थे कि ये कानून गलत है? जो ऑपोजिशन पार्टी है वो आ सकती थी मैदान में कि नहीं, कांग्रेस बोल सकती थी आपने गलत बनाया। देखो, यहाँ डेमोक्रेसी है तो ही बोल सकते हैं हम। अगर डिक्टेटरशिप होती वो कहते जो बना दिया वो ठीक है, चलो जाओ। ऐसे होता है। ऑपोजिशन फॉर्म कहाँ हम कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में ही कर सकते हैं।
ओपन कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर। देखो ओपन कंपटीशन होता है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, हर पार्टी अपने आप को प्रीच करती है कि हम ये करेंगे ये करेंगे। ओपन कंपटीशन है, कोई छुप के नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन देखो पीरियोडिक होते हैं, हर इलेक्शन होता है अपने कोई, अब देखो 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, अभी पंजाब के इलेक्शन होने अगले साल, ठीक है ना, 2017 में होते अब होने 2022 में। देखो पीरियोडिक या इलेक्शन भी चलते हैं डेमोक्रेसी में। इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ प्रोपोगेंडा, कि इंडिपेंडेंट मीन्स से मीडिया इंडिपेंडेंट है, पर देखो यहाँ छाप रखा है जैसे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो अलग बात है कि जैसे आजकल बोलते हैं मीडिया, न्यूज़पेपर जब मैगजीन हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन होते हैं वो फ्री होते हैं बिल्कुल, तो यहाँ डेमोक्रेसी होता है। उसके रूल ऑफ लॉ जैसे मैंने आपको बताया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, की पावर्स आपकी डिसेंट्रलाइज होती है। जैसे सेंटर के पास अपनी पावर है सेंटर के लिए रूल्स बनाने के लिए, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट आती है, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट आती है, आपकी पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये क्या शो करते हैं आपको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर होता है सोसाइटी का, जैसे कि अगर यहाँ हर टाइप का लोग है डेमोक्रेसी में आपके पास, सेम कैरेक्टर के नहीं होते, हर रिलीजन का, हर कास्ट के लोग हैं, तो ये क्या बोलते हैं इसे, प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है सोसाइटी का। उसके आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या, डेमोक्रेसी में हम कैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, गवर्नमेंट हमारे को अकाउंटेबल हो जाती है कि मैं गवर्नमेंट, हम पूछते हैं ना कि इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं हम, क्योंकि मैकेनिज्म ये सही नहीं बना रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ डेमोक्रेसी में। उसके बाद देखो अब आते हैं आपके पास काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी कितने तरीके की होती है। डेमोक्रेसी आपकी हो जाती है, देखो यहाँ आ जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक सिस्टम पे डेमोक्रेसी बेस्ड होती है, तो वो कौन सी डेमोक्रेसी कहलाती है आपकी, कम्युनिस्ट और पीपल डेमोक्रेसी, और कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो, जहाँ लोग ही अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर जहाँ जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब इंडिया जैसे स्टेट में आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज 135 करोड़ मिलियन पॉपुलेशन, हाउ ईच एंड एवरी पीपल कैन मेक हिज ओन रूल, देयर इज क्योज एंड कन्फ्यूजन। Direct democracy possible in small, in city state. When the Aristotle starts study the city states of Greek cities, there he can say that only 18 heads or 19 people can just choose there, because in 135 crore of population, each and every person cannot individually makes himself a particular law or policy, so that we choose an indirect form of democracy in which an elected representative of our own can make a rules regulation for us by the way of legislature, executive and judiciary, the three organs of form the government. Okay, तो यहाँ क्या होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल टेक डायरेक्ट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन में, लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, कैसे ले रहे हैं वो, प्रिपेयर खुद कर रहे हैं, बजट भी खुद बना रहे हैं। अब इंडिया का बजट अपना लेजिस्लेचर बना रहा है, इम्प्लीमेंट में एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में वो सब कुछ ही खुद कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो पॉपुलर इन ग्रीक सिटी स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था वो एरिस्टोटल वाली, उसने वहीं से स्टार्ट करना स्टडी करा था पॉलिटिकल साइंस में। जो आपने अगर मीनिंग, नेचर एंड स्कोप चैप्टर फर्स्ट समझा होगा पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको समझ आ गया होगा। जहाँ मैंने आपको बताया एरिस्टोटल रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसने सबसे पहले किसे पढ़ा था, सिटी स्टेट्स पढ़ी थी ग्रीक की, ठीक है ना। उसके बाद देखो वहीं से आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉपुलर हुई थी, पीपल लिविंग इन दिस सिटी स्टेट में यूज टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, कैसे, यूज टू गेट टुगेदर इन ओपन प्लेस में बैठ जाते थे और डिस्कस करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को। राइट ऑफ सिटीजनशिप कुछ ही लोगों को दे रखे थे, सिटीजनशिप के राइट, जो स्लेव्स थे, वुमेन्स थे और फॉरनर्स थे, उनको ये राइट नहीं था। किनको राइट ये नहीं था, स्लेव्स को, वुमेन और फॉरनर्स को सिटीजनशिप का राइट नहीं था। बट प्रेजेंट एज में जो पोजीशन है सिटी स्टेट की, वो किसने ले लिया, नेशन स्टेट्स ने ली है, बड़ी हो गई है स्टेट, अब यहाँ इनके पास भी सिटीजनशिप के राइट है, इनके पास भी वोटिंग राइट्स है। पहले वुमेन्स को, स्लेव्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, पर अब क्या है, सबके पास वोटिंग राइट्स और स्लेव जैसा कंसेप्ट तो अब इंडिया में नहीं है, ठीक है। जो भी 18+ है उसके पास वोटिंग राइट्स है, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, उसके अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं। अब देखो डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। देखो सेंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी रियल सेंस में नॉट वर्केबल, रियल सेंस में देखो कैसे वर्केबल नहीं है। अब आप कहाँ से वो थोड़े बंदे थोड़ी लेके आओगे आप,
थोड़े थोड़े बंदे ले आए, 18 19 20 लोग तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी चला सकते हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या, किसी की 2.5 करोड़ की है, किसी की 1 करोड़ की है, 1 करोड़ लोगों को आप इकट्ठा करो, अपने अपने सुझाव, ऐसा नहीं पॉसिबल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर अभी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो यूज कर रही है इस मेथड्स को, जैसे स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, वहाँ रेफरेंडम की पॉलिसी है, पेब्लिसाइट होता है, वहाँ इनिशिएटिव है, रिकॉल है। हम ये सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स का भी डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से आता ही आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको एक एक टर्म पता होनी चाहिए। एक यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर एमए की अगर आप आगे सोच रहे हो, आगे आपने नॉलेज पर्पस के लिए सोच रहे हो, आपके पास ये टर्म्स के छोटे छोटे टर्म्स के मतलब आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है आपके, उसमें आज तक ये वर्ड पूछे, रेफरेंडम क्यों पॉपुलर, मीनिंग ऑफ द रेफरेंडम, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं रेफरेंडम से रिलेटेड। तुक्के नहीं मारने हैं। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको आगे इसमें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। द प्राइमरी असेंबली, और किन किन डिवाइसेस से हम यूज कर सकते हैं डेमोक्रेसी। द प्राइमरी असेंबलीज और लैंड्स जैमिनेट, मतलब कि प्राइमरी असेंबली जो ये लैंड्स जैमिनेट लिखा है, और दो ओपन असेंबलीज को बोला गया है जहां हम फ्रॉम टाइम टू टाइम लोग इकट्ठे हो सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं स्टेट प्रॉब्लम्स को। वो डिवाइसेस बताया गया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप कैसे लगा सकते हो। रेफरेंडम क्या होता है कि पब्लिक का व्यूज ले रहे एक सब्जेक्ट पे, आप गवर्नमेंट के पास एक कानून उसने बनाया है, या गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, या वो लोगों से पूछ रहे हैं ये सही पॉलिसी है, ये सही चीज है, तो ये आपके रेफरेंडम कहलाएगा, ठीक है। किसने, एक लॉ से रिलेटेड, एक आपने एक पॉलिसी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करी है किसी चीज में, जैसे मैं कहूँ आपको मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दी, या मैंने एक लॉ बना दिया एक पर्टिकुलर, तो मैं उन लोगों से उसकी राय पूछ रही हूँ कि मेंटेनेंस वुमेन्स को मिलना चाहिए, मुस्लिम वुमेन्स को ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्या है, मैंने लॉ बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ उनसे राय पूछ रही, रेफरेंडम कहलाएगा, ठीक। कंपल्सरी रेफरेंडम देखो क्या होता है, देखो रेफरेंडम का आपने मतलब यहाँ से आपने समझना है, ये हमेशा आपको 2 मार्क्स में आते ही आता है। रेफरेंडम इज अ डिवाइस बाय विच लॉ जो पास होते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा मे बी विदहेल्ड फ्रॉम बीइंग इनटू फोर्स, जब तक वो फोर्स में नहीं आएंगे, जब तक लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे पोल्स के द्वारा। मतलब कि क्या होता है कि लोगों ने, सरकार ने एक कानून बना दिया आपके लिए, ठीक है, कि सोचो ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसने एक फॉर्मेट बना दिया। अब वो लोगों से पूछ रहे हैं, एरिया में जा रहे हैं, एक वोटिंग बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ स्विट्जरलैंड में क्या होता है सिस्टम कि उनको एक बैलेट्स पेपर होते हैं कि वो लोग कहते हैं हाँ ये सही कानून है, नहीं ये गलत कानून है, तो जो भी उनका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से वो कानून लागू होता है। अगर ज्यादा लोगों ने कह दिया ये नहीं कानून सही नहीं है, तो इस कानून को वो लागू नहीं करते। ये क्या होता है आपका रेफरेंडम। ये आपको पता लग गया, मेकिंग पब्लिक व्यू इन एनी सब्जेक्ट पे अगर आपने लेना होता है कि कोई लॉ पास हुआ इससे रिलेटेड, रेफरेंडम लॉ आ गया से रिलेटेड, अगर आपसे ओपिनियन मांग रही है सरकार, तो ये क्या होता है आपका रेफरेंडम हो जाता है, लॉ से रिलेटेड, किसी कानून से रिलेटेड, किसी पॉलिसी से रिलेटेड। कंपल्सरी रेफरेंडम, टू होल्ड रेफरेंडम इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो जहां आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर रहे हो तो ये कंपल्सरी रेफरेंडम है। इन स्विट्जरलैंड में जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, रेफरेंडम कंपल्सरी है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए रेफरेंडम कंपल्सरी होता है। ऑप्शनल रेफरेंडम क्या होता है, नॉट नेसेसरी टू होल्ड रेफरेंडम, रेदर इट डिपेंड्स ऑन विल ऑफ द पीपल और लेजिस्लेचर, कि वो इस चीज पे रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। अगर लोगों ने कहा कोई ऐसा कानून है बिना, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है स्विट्जरलैंड में, तो वहां रेफरेंडम होएगा ही होएगा, ठीक है। अगर बिना जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, कोई और कानून है, अगर लोगों ने कहा कि होना चाहिए तो वो करा देंगे, अगर नहीं कहा नहीं होना चाहिए तो नहीं कराएंगे। ये क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है। देखो ना, इन स्विट्जरलैंड 50,000 वोटर और 8 कैंटन के नाम्स फॉर रेफरेंडम के लिए पूछे जाते हैं। इनिशिएटिव क्या होता है, अंडर दिस प्रोविजन में क्या होता है, पीपल टेक इनिशिएटिव टू मेक एनी लॉ, वो खुद ही इनिशिएटिव ले रहे कि इस चीज पे कानून होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि चाइल्ड मैरिज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं इंडिया में। अभी जैसे इंडिया में तो चलो कानून है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अब मान लो कि कानून नहीं है इस लॉ से रिलेटेड, तो मैं इनिशिएटिव लूंगी यार इसके लिए तो कानून होना चाहिए। अगर इसके लिए जैसे मॉब लिंचिंग हो गया आपका, ठीक है, इसके रिलेटेड पहले कोई कानून था, तो लोग क्या करते हैं जिससे रिलेटेड कानून नहीं होते, कुछ इतने तेज होते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते हैं इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है तो हम ये काम करते हैं, हमें सजा का प्रावधान कहाँ होगा। तो इसलिए क्या करते हैं फिर जो लोग ही होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं कि इस पे कानून होना चाहिए, टू मेक लॉज, कि लॉ बनाओ इन पे, एंड गिव प्रपोजल अबाउट इट,
इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि अपने अपने प्रपोजल देते हैं कि इस चीज़ पे कानून होना चाहिए, क्योंकि अभी कानून उस पर नहीं बना है। रिफरेंडम में क्या होता है, आपका कानून ऑलरेडी बन चुका है, सरकार आपसे पूछ रही है कि ये कानून सही है कि नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इनिशिएटिव क्या कि लोग खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं कि इस चीज़ पे कानून होना चाहिए। सच भी फॉर देयर अप्रूवल के लिए पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड राइट टू इनिशिएटिव इज गिवन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, टेक इनिशिएटिव, मेक एनी लॉ बनाने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, गिव प्रपोजल अबाउट इट। फॉर्मुलेटेड बना के और अनफॉर्मुलेटेड। फॉर्मुलेटेड मतलब कि जब पीपल फॉर्मुलेट बिल बना के लेजिस्लेचर के सामने रखे वो फॉर्मुलेट हो जाएगा। अनफॉर्मुलेट कब हो जाएगा, वो जो वो बिल बना के नहीं, कोई अपने प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैब्लिसाइड। इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये पैब्लिसाइड। देखो पैब्लिसाइड का मतलब क्या है, पैब्लिसाइड ये रूट वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड्स है ये क्या लिखा है, पैलिबिस, पैलिबिस एंड सिथियम, ये लैटिन वर्ड्स हैं आपके। इसका मतलब कहता है पीपल एंड द सिथियम का मतलब जो आपका क्या ऑर्डर, मतलब कि लोगों का ऑर्डर। रिफरेंडम और पैब्लिसिट में बहुत बड़ा अंतर है। रिफरेंडम आपसे लॉ से रिलेटेड पूछा जाता है, पैब्लिसिट आपसे किसके रिलेटेड पूछा जाता है, आपको पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड पूछा जाता है। देखो पैब्लिसिट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द पीपल व्हेन द पीपल गिव देयर अप्रूवल और डिफ्रू एनी सब्जेक्ट एंड दैट इज एक्सेप्टेड एज एन ऑर्डर ऑफ द पीपल, वो आपका क्या कहलाता है, पैलिबिसाइट कहलाया जाता है। दिस वे बोथ रिफरेंडम और, आपको समझ आएगा कि रिफरेंडम और जो ये दोनों सेम है, जो भी है ये पैलिबिसाइट। व्हेन पीपल, देखो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है, जब आपका ओपिनियन मांगा जाएगा किसी लॉ से रिलेटेड, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो आपका क्या कहलाएगा, रेफरेंडम कहलाएगा। पर आपका जहां ओपिनियन माना जाएगा पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड, पी से देखो आपका जो है ना, जो पैब्लिसाइट्स जो भी है ये, और उससे रिलेटेड कहाँ होता है आपका पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड। अगर आपसे कुछ मांगा जाए, पूछा जाए, आपका ओपिनियन मांगा जाए, ऑर्डर मांगा जाए, तो ये क्या होता है, आपका पैब्लिसाइट बन जाएगा। रिफरेंडम आपका लॉ से रिलेटेड होता है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है। व्हेन पीपल ओपिनियन इज सॉट ऑन अ पर्टिकुलर लॉ और बिल पे मांगा जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चाहे तो वो रिफरेंडम कहलाता है। पर जहाँ मांगा जाता है आपके लिए पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड, तो आपका वो क्या कहलाता है, पैब्लिसाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या कहला देगा, पाकिस्तान वांट द पैलिबिसाइट बी हेल्ड इन कश्मीर में, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड है। अब आपको कहता है राइट टू रिकॉल। रिकॉल का देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, सोचो, और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मुझे उसे वापस बुलाने का अधिकार होता है। सोचो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में MP चुन के आई है किरण खेर, नॉट, मैंने किसी की तरफ ये नहीं कि मैं क्रिटिसाइज करूँ या किसी को कुछ वैसे राइट होता है। सोचो वो काम नहीं कर रही है चंडीगढ़ के लिए, तो मैं कह दूँगी राइट टू रिकॉल है, उसे वापस बुला लो। ठीक है, ये राइट होता है रिकॉल का। इसका मतलब ये होता है अगर हमने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, मैंने मोदी को चुना है, मैं ये नहीं उसका वेट करूंगी 5 साल बाद हम सरकार बदलेंगे, नहीं। अगर मुझे लगा 1 साल में ही, 2 साल में ही मुझे पता लग गया ये काम नहीं हो रहा, तो मैं कह देंगे, हम कह देंगे वी हैव अ राइट टू रिकॉल, हम वापस बुला लेंगे। इसका मतलब ये होता है। मेरिट क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। अब आपको देखो, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट्स क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि आपका कोई अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपने नहीं भेजा, आप खुद अपने लिए ही लोग हैं जो अपने लिए कानून बना रहे हैं, अपने लिए पॉलिसी बना रहे हैं अपने लेवल पे। कैसे अपने लेवल पे, कोई अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं भेज रहे हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें जो लोग होते हैं वो कानून किससे बनवा रहे हैं, उनका इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे चुने हुए लोग हैं। यहाँ जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुना हुआ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ लोग अपने ही लेवल पे कर रहे हैं, खुद ही डिसीजन बना रहे हैं, खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्या मेरिट्स होते हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी। ये पॉपुलर सोवरेनिटी पे तो मतलब लोगों की सोवरेनिटी पे बेस्ड है। ये बेस्ट मेथड होता है पब्लिक ओपिनियन जानने का। कैसे पब्लिक ओपिनियन जान सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद ही अपने लिए काम कर रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन उन्हें पता होगा। क्लोज रिलेशनशिप होता है वोटर्स और लेजिस्लेचर में। क्लोज रिलेशनशिप है, देखो वोट डालने वाले भी कौन है और कानून बनाने वाले भी कौन है, लोग ही हैं, वो तो सेम पर्सन। देखो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर देता है क्लोज लिंक बिटवीन वोटर्स एंड लेजिस्लेचर। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेटेड होते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन होती है उनके पास, क्योंकि जैसे वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं ड्राफ्ट को, एक बिल को वो ड्राफ्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है उन्हें, इसका मतलब पॉलिटिकल नॉलेज है उन्हें।
उसके बाद क्या, लॉज बेटर ओबेड होते हैं क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं, पीपल देमसेल्फ मेक लॉज एंड ऑल्सो ओबे, तो क्या हो रहा है, लॉज बेटर ओबेड हो रहे हैं। चेक ओवर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पे भी चेक रहता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या चेक ओवर लेजिस्लेचर, पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इवेलुएट करना कि जो लॉ पास उनके द्वारा हुआ है। ये बेस्ट मेथड है कि डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर में डेडलॉक मिटाने का। देखो मिनिमाइज कर देता बैड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि यहाँ लोग खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का बैड इफेक्ट। प्रॉपर जो होती है प्रोटेक्शन हो रही है इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ रेवोल्यूशन का फियर नहीं होता कि रेवोल्यूशन आ जाएगी हमारी सरकार गिर जाएगी, क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ लोग ही खुद ही हैं। यहाँ जैसे क्या है ना, अगर सोचो किसी कंट्री की पॉपुलेशन 100 है, तो वो जो 100 लोग हैं वो अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं, खुद सारे इकट्ठे मिलके वो बना रहे हैं। ये देखो, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कहाँ पॉपुलर होती है, जहाँ की पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा कम है, जहाँ करोड़ करोड़ लाख लाख पॉपुलेशन है अगर किसी कंट्री की, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने डेमोक्रेसी लगानी है तो वहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म से चला सकते हो। इनडायरेक्ट फॉर्म में कि हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, हम उसे वोट देने जाएंगे, वो हमारे लिए काम करेगा, तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जैसे इंडिया में है। उसके बाद देखो डीमेरिट्स क्या होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ये जो लेजिस्लेचर की प्रेस्टीज है उसे कम कर देता है, क्योंकि लोग कानून बना रहे हैं। जो लेजिस्लेचर क्या होती है, इनरिस्पॉन्सिबल होती है, और उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी इज्जत है, वो कम हो जाती है। देखो जो कॉमन मैन है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कानून बनाने के लिए, जो कॉमन मैन कह रहे हैं ना खुद ही कानून बना लेगा, वो इतना कॉम्पिटेंट तो है नहीं, उसको इतनी एबिलिटी तो है नहीं। जो हिंड्रेंस है एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन में, ये हिंड्रेंस होता है, एक रुकावट का काम करता है, ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम हो सकता है, और पुअर कंट्रीज इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कुछ लेवल तक, स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ रिफरेंडम कराती है सरकार, की पूछती है लोगों से कि ये कानून सही है। यहाँ देखो इलेक्शन में कहते हैं इतना खर्चा हो जाता है, रिफरेंडम की तो दूर की बात है, यहाँ तो रोज नवा कानून पास हो रहा है कि रिफरेंडम में किन किन से पूछेगी सरकार, कितने कितने कानून से पूछेगी कि 11 कानून मेरा सही है, ये सही है, पर्चियां छपवाएगी वो, ठीक है, उनसे वोट पड़वाएगी, काउंट होएगा। ये कितना एक्सपेंसिव सिस्टम है, आप सोच सकते हो ना, टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव सिस्टम है ये, ठीक है। कॉजेज डिले इन द पासिंग ऑफ लॉ, मतलब लॉ पास करने में डिले होता है। रेफरेंडम क्या है, नोट अ साउंड वे टू नो पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए रेफरेंडम की साउंड वे नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के डिफेक्ट्स होते हैं, वही बात है। इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द पीपल, कई लोगों को तो इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है। इनडिफरेंट एटीट्यूड का मतलब कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें अपने काम से लेना देना है बस, ये कईयों का ये एटीट्यूड है। और जिन लोगों का ये एटीट्यूड है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें अपने काम से मतलब है, तो क्या वो सही कानून पास करेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है ये कानून है, टिक कर देंगे, नहीं ये गलत, वो अपनी रीजनिंग को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको बताया, इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव रन करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे इंडिया में ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की सरकार है, इंडिया में इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रेवलेंट है। कम्युनिस्ट और पीपल डेमोक्रेसी कहाँ होती है, ये होती है जैसे कंट्री लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया में होती है, जहाँ डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट पॉलिसी पे चल रही है, जहाँ डेमोक्रेसी ये इन देयर कंट्री रियल डेमोक्रेसी भी पावर जो वेस्टेड अमंग पीपल इन दिस कंट्री में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डेमोक्रेसी है ना, इकोनॉमिक के ऑर्डर से हमने टाइप्स बांटे हैं, वो आप बांटे हमने कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। कम्युनिज्म में कहते हैं सोशल ऑर्डर की बात करी जाती है कि जो मीन्स और जो प्रोडक्शन किसके हाथ में, लोगों के पास है, गवर्नमेंट है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कम्युनिस्ट हो गया। जहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी इज गिवन नो इम्पोर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ सब कुछ क्या है, सरकार का है, लोगों का है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी लोगों के ही है। जो क्या है, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होगा ये सरकार डिसाइड कर रही है, मतलब कि सोशलिस्टिक पॉलिसी पे डिपेंड है यहाँ, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, यहाँ प्राइवेटाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है कम्युनिस्ट वाली डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है कम्युनिस्ट में, यहाँ प्रॉफिट मेकिंग को देखा जाता है। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, यहाँ इकोनॉमिक लिबर्टी होती है लोगों को। इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब क्या, कि जैसे वो अपना, जिसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है, लॉस हो रहा है कि वो अपने लेवल पे भुगत रहा है उस चीज को, गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करी गई है। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के। इन कैपिटलिस्ट एंड लिबरल डेमोक्रेसी में देखो क्या होता है,
पीपल एंजॉय पॉलिटिकल लिबर्टी मिलती है, बट दे डू नॉट एंजॉय इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। देखो यहाँ क्या होगा, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। जो ज़्यादा पैसा कमा जाएगा वो अच्छी बात है, नहीं कमाएगा वो सही नहीं है। फिर देखो अपने लेवल पे जो मतलब कि यहाँ कैपिटलिस्ट है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसी से रिलेटेड इस डेमोक्रेसी में। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो होती हैं, आगे आप पढ़ोगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ोगे आप कैपिटलिज्म की, उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखे जो दो क्लासेस में अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जो ऊपर वाली थी आपकी, उसमें क्या होता है कम्युनिस्ट और पीपल डेमोक्रेसी में, इसमें क्या होता है सोसाइटी के पास होता है कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। यहाँ अमीर गरीब का इक्वालिटी देखी जाती है। यहाँ वो कहते हैं इक्वल पाथ पे रहें, ये नहीं कि जो एक ही बंदा है वो सबका शेयर खा जाएगा, ऐसी चीज नहीं होती है यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ की डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी। देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो लोगों की विल पे बेस्ड होती है, कंसेंट पे होती है। इसको आप आगे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अगर आप पॉइंट रीड करोगे आपको बेसिकली फटाफट आप ग्रैप कर सकते हो चीजें। देखो गवर्नमेंट सीक द वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर चाहती है, जब भी डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है, जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन गुड और रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी, या मैं सोचूं एक राजा मेरे पे रूल कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा जिसे मैंने चूज करा है, मेरे अपने रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, गुड और रिस्पॉन्सिबल कहाँ होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होगा। पीपल को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है मास मीडिया के थ्रू, रेडियो टेलीविजन के थ्रू, मैनिफेस्टो पढ़ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल पॉलिसीज में अपना हिस्सेदारी दे रहा है, तो क्या है एजुकेटेड होते हैं यहाँ के लोग पॉलिटिकली। गवर्नमेंट बेस्ड किस पे होती है, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। जैसे मैंने आपको आगे समझाया था, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब लेस पॉसिबिलिटी। देखो रेवोल्यूशन की लेस पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि हमारा चुना हुआ ही रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है सरकार, हमने ही उसे चुना है, तो यहाँ रेवोल्यूशन हम उसे रिवोल्ट करने की जो पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा कम होती है यहाँ। इट प्रमोट्स पेट्रोटिज्म, देशभक्ति को शो करता है। ये एफिशिएंसी लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एफिशिएंट बनता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनता है जो गुड रिस्पॉन्सिबल हो लोगों के वेलफेयर के लिए। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो सोसाइटी को उस टाइम के लिए सूट करते हैं। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। देखो लॉज बेटर ओबे, लोग मानेंगे देखो कानूनों को। ये ब्रिंग करता है स्पिरिट ऑफ यूनिटी, वही पेट्रोटिज्म जो वही है, हेडिंग चेंज कर दिया, एसेंस वही है। अगर आप देखोगे ना फ्रेटर्निटी वाली जो हमने पॉइंट डिस्कस करा, लिबर्टी वाला डिस्कस करा हमने, पेट्रोटिज्म वाला करा, वही है कि यूनिटी लेके आता है लोगों के अंदर, इक्वालिटी। देखो अंदर वही चीज लेके ना, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी में, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंसान को अपने डेवलपमेंट ऑफ मैन को, डेमोक्रेटिक और वेलफेयर सोसाइटी में ही। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, देखो वही बात है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के आपको राइट्स मिलेंगे, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गया उसके लिए मेरिट्स और डिमेरिट्स कुछ नहीं है, वो उसी टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों में। उसके बाद देखो क्या, दिस गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिक क्रिटिसिज्म भी कर सकती है, अगर उसे अच्छी नहीं लग रही है सरकार उसे क्रिटिसाइज कर सकती है, ये इसमें खामियां है, बीजेपी में ये कमियां है, कांग्रेस में ये कमियां है, आम आदमी पार्टी में ये है, अकाली दल में ये है, ठीक है। तो यहाँ हम ये क्या करें, डिफरेंस निकाल सकते हैं, पब्लिक क्रिटिसाइज कर सकती है उनकी पॉलिसी को। नेशनल कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक पेट्रोटिज्म की फीलिंग आएगी, यूनिटी आएगी, लिबर्टी के प्रिंसिपल पे होगा, तो एक नेशनल कैरेक्टर डिपेंड होगा। तो सक्सेस होगी जो गवर्नमेंट की, वो किस पे डिपेंड होती है कि उसके नेशनल के कैरेक्टर पे, उसका देश है कैसा असली में। मैं उसे आतंकवादी देश तो नहीं घोषित कर सकती ना, जैसे कोई देश होते हैं मैं उन्हें उन पे नाम क्या होता है, ये देश तो आतंकवाद फैलाता है, ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है ना अपने देश का। तो ये नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड करता है। रिस्पेक्ट ह्यूमन के गौरव को, उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर किसी को राइट्स मिले हुए हैं, कोई चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ जहाँ लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, पेट्रोटिज्म होगा, तो वहाँ ह्यूमन की डिग्निटी भी रिस्पेक्टेड होगी। डीमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के, कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स भी है। कैसे, देखो मोर इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है, क्वांटिटी को देन क्वालिटी को। जैसे कि अगर एक साइड मैंने 51 कहते हैं मूर्खों, 51 मूर्खों की सरकार, मतलब कैसे बोला गया, ऐसे देखो ये वर्ड यूज करें, 51 फूल्स। एक है, सोचो एक 50 मूर्ख लोग हैं, ठीक है, और उनमें से एक और मूर्ख आ गया, तो क्या हो गया 51। और यहाँ है 20 इंटेलिजेंट लोग हैं, उसमें 20 थोड़े ऑथर्स और जुड़ गए, ठीक है, ये 40 हो गए, और उसके साथ 9 और जुड़ गए, ये 49 हो गए। 49 अगर इंटेलिजेंट खड़े हैं एक साइड,
और 51 अगर पागल खड़े हैं एक साइड, सरकार किसकी बनेगी? आप देखो किसकी बनेगी सरकार? जिसके पास ज्यादा नंबर होगा। हम तो वोटिंग गिन के सरकार बनाते हैं ना। तो डेमोक्रेसी में ये को अंतर आ जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, अगर 51 पागल साथ खड़े हो गए तो ये सरकार बना जाएंगे। यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी में हम नंबर चेक करते हैं। जैसे अब मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा, अगर यहाँ ना छोटी छोटी पार्टीज डिवाइड होती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट कोई खड़ रहा है, 10 उसकी सीटें आ गई, सोचो ठीक है, 20 आ गई उसकी दूसरी पार्टी की आ गई, 30 दूसरी पार्टी की आ गई, कितनी होगी? 50-60 होगी। जोड़ तोड़ के बना रहे हैं सरकार। सोचो ये आगे 60, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत हेल्प करेगी। देखो 10 इंडिपेंडेंट के पास है, एक इंडिपेंडेंट बंदा खड़ा हो गया, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, ये अपना इलेक्शन लड़ रहा है किसी एरिया से। सोचो 20 आ गई कांग्रेस की, ठीक है, 30 आ गई किसी स्टेट पार्टी की, कोई छोटी सी पार्टी थी उसकी भी आ गई 30। कितने नंबर हो गए? 50-60 नंबर यहाँ हो गया। और 40 आ गई एक बड़ी पार्टी की 40 आ रखी है। और जो वो छोटी छोटी पार्टियां वो थोड़े थोड़े नंबर जोड़ के मिल, सरकार किसकी बनेगी? उनकी बनेगी जो टूटी हुई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्हें 20 सीटें मिली, किसी को 10 मिली है, ये मिलजुल के सरकार बना लेंगे। ये ऐसी सरकार हो इंडिया में आजकल यही कंसेप्ट तो चल रहा है, जोड़ तोड़ के सरकार बना रहे हैं। किसी को 10 मिल गई सीटें, किसी को 5 मिल गई, पर ये क्या है, रूल कर रहे हैं हमारे को। जब तो गवर्नमेंट ज्यादातर चलती नहीं है। राजस्थान में क्या हो रहा है देखो ना, वहां क्या हो रहा है। यहाँ क्योंकि ये स्टैंड होते हैं फिर उस पे फ्लोर ऑफ टेस्ट पे, मेजोरिटी के फ्लोर ऑफ टेस्ट पे ये लोकसभा में अपनी असेंबलीज में खड़े होते हैं, तो ये वहां उन्हें घोषित करना अपनी मेजोरिटी को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बोल देते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी में नंबर पे ज्यादा फोकस करा जाता है रेदर देन क्वालिटी पे। ये एक अननेचुरल इक्वालिटी होती है, जो ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाया। इट इज ए कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। कल्ट मतलब जो इनकॉम्पिटेंस नहीं है वो आ जाते हैं सरकार चलाने के लिए। कैसे? नॉट नेसेसरी दैट गुड टीचर शुड बी अ गुड बिजनेसमैन। जैसे गुड टीचर है ये नेसेसरी नहीं है, ये वो गुड बिजनेसमैन भी हो सकता है। ए गुड पॉलिटिशियन, अ गुड रूलर आल्सो। टू बी अ गुड रूलर बनने के लिए वन शुड बी स्किल्ड इन आर्ट ऑफ रूलिंग में होना चाहिए, आर्ट में। जैसे कई लोग हैं वो पॉलिटिशियन है पर रूल अच्छा नहीं कर सकते, तो वो अगर वो आ जाती है उनकी सरकार तो वो अच्छी सरकार नहीं चला पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेसी में हमारे आ जाते हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स हो जाते हैं। तो पॉलिटिशियंस जो है सारी प्लानिंग, बजट बनाना, सब कुछ करना, ये हम कहते हैं कि मोदी सरकार का बजट आया है, ये इन्होंने ये दिया है, ये बना कौन रहा है? पर्दे के पीछे काम कौन करता है? आपका ब्यूरोक्रेसी करती है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर है। यही तो गांव में जा रहे हैं, यही सिटीज में जा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना कि पॉलिटिशियन तो बैठा है, उसे क्या पता इस एरिया की क्या प्रॉब्लम है। वहां के डीएम को, वहां की डीसी को सब कुछ नॉलेज रहती है। तो असली काम कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी करती है। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, आपके आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं। काम इसलिए ये करते हैं पर पर्दे के पीछे रह के करते हैं, तो इनका डोमिनेंस होता है। पॉलिसी, कोई भी बिल बनता है, अब जैसे कोई है यहाँ, कोई क्वालिफिकेशन फिक्स तो करनी है पॉलिटिशियन के लिए। सोचो एक 12th पास है या एक 10th पास है, पॉलिटिशियन बन जाता है, उसे कोई नॉलेज नहीं है बिल कैसे बनता है, पॉलिसी क्या है। एजुकेशन मिनिस्टर सोचो वो बन जाता है, या कुछ टेक्सटाइल कुछ भी बन जाता है, वो कोई भी मिनिस्टर बन जाता है, वो एजुकेशन से रिलेटेड बिल बना रहा है, क्या वो बना पाएगा एजुकेशन से रिलेटेड? वो 10th पास है। उसका काम कौन कर रहा है? पीछे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, बस नाम उसका है। पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी। पर सामने कौन है? आपके पॉलिटिशियन है। तो इसलिए वो बोला गया कि डोमिनेंस होता है या ब्यूरोक्रेसी का। अब बताइए, ये एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट भी हो जाती है। ये 2 मिनट, स्लाइड्स नीचे चली गई आपकी, आगे। इट इज एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है। देखो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, गिरती बनती रहती है डेमोक्रेसी में। बैड इफेक्ट उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना क्या करते हैं, अपने अपना मुद्दा रखते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा ज्यादा बैड इफेक्ट होता है। डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी। जैसे अब हम बोलते हैं ये अपनी चलाए जा रहा है, अपने कानून बना रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये तानाशाह है। जो मेजोरिटी में पार्टी आ गई तो हम उसे तानाशाही करने लग जाती है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी। जैसे अगर कोई ऐसा कानून पास कर दिया सरकार ने, लोगों के विरुद्ध में है वो कानून, पर वो कहते हैं मानना तो पड़ेगा ही जी, जो मर्जी हो, हम नहीं मानते। किसान बिल आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या चीज है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वो तानाशाह है, वो डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी।
कि वो सरकार में आ गए तो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये जो मीडिया में और जो भी उनका व्यूज है ये वो पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद आता है कि इट लोअर्स द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो मोरल स्टैंडर्ड है लोगों के कभी कभी गिर जाते हैं। वो कहते हैं गरीब क्या वोट से उसे क्या मतलब, उसको तो 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। तो क्या होता है वो गरीबों की वोट खरीद लेते हैं कि आप हमारे को वोट दोगे तो हम आपको इतना बेनिफिट्स हो जाएगा आपको। मैंने कहा कि कल सुबह वोटिंग डलनी है, मैं शाम को इधर पार्टी है, यहाँ पार्टी चलेगी, यहाँ दारू मिलेगी, यहाँ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये सरकारी नौकरी लगवा देंगे आपके लड़के की आपके घर में से, ठीक है, अगर आप हमारे को वोट दोगे तो। ये क्या चीज़ है? और एक दिन पहले आपको पार्टी मिल रही है उस, जैसे किसी वार्ड में इलेक्शन होने हैं किसी एरिया में, उस वार्ड के पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं वो, शाम को दारू बट रही है, पैसे मिल रहे हैं लोगों को वोट डालने के लिए। क्या लोग अपनी रीजनिंग अपना माइंड यूज कर रहे हैं? नहीं। तो वो कहते हैं, जब भी वो कहते हैं कि एक पुअर लोग के लिए, एक गरीब के लिए वोट से क्या मतलब, उसे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो ऐसे करके वो आ जाते हैं मेजोरिटी में, ठीक है। इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ ऑल। देखो वही बात करें कि सबकी सरकार नहीं होती है ये गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी बोल सकते हैं हम इसे, पर सबकी सरकार क्यों नहीं बोल सकते? जैसे एग्जाम्पल दिया, 10 लोग उसे मिल गई वोट, 20 वोट उसे मिल गई, 30 वोट उसे मिल गई, सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने सरकार बना ली। तो ये सबकी सरकार तो नहीं है ना, टूटी टूटी सरकार बना ली इन्होंने। कैसे बना ली? जो रिजेक्टेड हो जाते हैं लोगों में उन्होंने सबको जोड़ तोड़ के सरकार बना लेते हैं। तो ये मैं ये नहीं बोलूंगी ये सबकी सरकार है जो जोड़ तोड़ के बनते, क्योंकि वो पॉपुलर मेजोरिटी ने थोड़ी उन्हें चूज करा। किसी ने 10% किसी को वोट मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 30 मिली, इन सब ने इकट्ठे करे अपने आप को भी ये आगे मेजोरिटी में कि जी हम तीनों इकट्ठे मिलकर सरकार बना रहे हैं। पर इनको देखो ना, अगर इंडिविजुअली ये लेवल पे खड़े हुए तो ये सरकार नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि 20% है उसके पास सिर्फ वोट। अगर सोचो मैं बोलूँ एक इंडिपेंडेंट है 10% वोट लेके अपने आया है, क्या वो अगर अकेला खड़ा होता तो सरकार बना सकता था? नहीं, उसे 51% चाहिए था आने के लिए सरकार में। पर उसके बाद तो 10% है, वो बोलेगा मैं 40% वाले के साथ जुड़ जाता हूँ और 30% वाले के साथ या जुड़ जाता हूँ, तो ऐसे करके मैं सरकार में आ जाऊंगा। और वो बन जाता है सीएम। देखो अगर वो सोचो बन जाता है और वो रूल करना स्टार्ट कर देता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे, तो हम ये नहीं बोलेंगे ये हमारा सीएम है। वो देखो कैसे आया, जोड़ तोड़ के आया, ठीक है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द रिच। डेमोक्रेसी में सरकार किसकी होती है? रिच की होती है। एंड द पॉलिटिकल पावर कहाँ होती है? उनके ही हाथ में होती है। जो रिच लोग होते हैं वही सरकार में आ रहे हैं आजकल। हम सब हर कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ सकता है, उसके लिए इलेक्शन के पर्चे छपवाने पड़ते हैं, अपना मैनिफेस्टो है, ठीक है, रैलियां करनी पड़ती है, हर कोई करा सकता है। ये आप मैं कैसे खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी है किसकी? रिच की गवर्नमेंट है। देखो वीक गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम वीक हो जाती है। ये क्या है? प्रोफेशन बन चुका है, पॉलिटिक्स भी बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। ये नेशनल यूनिटी को वीक कर देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद देखो क्या पॉइंट है, इनडिफरेंट वोटर्स का भी देखो कोई उनका इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ता जो भी सरकार है। तो ये भी क्या है? डीमेरिट है डेमोक्रेसी का। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चाय बनाने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, तो वही बोला गया है कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के, डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी हो तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है जिसे मैं बोल सकूं। सबसे पहले एक विजिलेंस होना चाहिए, एटर्नल विजिलेंस, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। लोग रैशनल बीइंग होने चाहिए, ये नहीं कि जिस तरीके से मैं उन लोगों को चला रही हूँ चले जा रहे हैं, वो अपना दिमाग यूज करें, वो अवेयर हो कि ये पॉलिसी अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ये इन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई है, इसका पर्पस क्या है इस पॉलिसी बनाने का, इसे बोलते हैं विजिलेंस होनी चाहिए। एजुकेटेड और इंटेलिजेंट सिटीजन होने चाहिए, मैंने उनकी वोट खरीदी नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप मर्जी से मेरे को वोट दें, इंटेलिजेंट हो, रीजनिंग हो। सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। जैसे एक चाय बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग हो जाती है तो चाय अच्छी नहीं होती। चाय बन जाए बेशक, पर वो एक अच्छी चाय नहीं होती है। तो ये वही चीज़ बोली गई, नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेमोक्रेसी की, कि हम जिसे बोल सके एक अच्छी डेमोक्रेसी। एक एटर्नल विजिलेंस होना चाहिए, एजुकेटेड और इंटेलिजेंट सिटीजन होने चाहिए,
हाई मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए लोगों का, एक उनका एक अपना एक चरित्र होना चाहिए, लोगों का एक कैरेक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे को कह रहे हैं कि आप 500 रुपये मैं आपको दूंगा, आपने यहाँ वोट डाल के आनी है सुबह, ऐसा कैरेक्टर लोगों का नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी भी जरूरी है। अगर गरीबी है किसी देश में तो वहाँ डेमोक्रेसी कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ किसी की कमजोरी हम देखते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, वार करना शुरू कर देते हैं, उससे हम जीत लेते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ ये थोड़ा गरीब सोसाइटी है, मैं क्या करती हूँ, इनको खरीद लेती हूँ, ये मेरे को वोट डाल देंगे तो मैं यहाँ से इलेक्शन जीत जाऊंगी। तो अगर गरीबी है तो एक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तो वहाँ डेमोक्रेसी अच्छी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। ठीक है, सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बीच में। अगर भेदभाव हो रहा है, मेल फीमेल में भेदभाव हो रहा है, काले गोरे में भेदभाव हो रहा है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि हम क्या डिस्कस करें कि डेमोक्रेसी होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर बाई चांस कोई आ भी गया, पैसे दे के वोट डाल के आ भी गया, तो उस पर क्या केस हो सकता है, अगर उस पर केस हो भी गया तो वो उसे सज़ा कैसे मिलेगी। अगर जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी कोई खरीद लें लोग, तो सज़ा मिलेगी नहीं, लोगों में डर ही नहीं होगा। क्यों, जुडिशरी का काम क्या है, इज टू क्रिएट द डेटरेंस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ बना के डेटरेंस क्रिएट करना है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको ऐसी सज़ा मिलेगी, ये एग्जाम्पल सेट करना। अगर सज़ा ही नहीं मिल रही है, वो गलत पे गलत करेगा तो 4 बंदे और बिगाड़ देगी, ये तो है ना। तो ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए। उसके बाद फ्री और ऑनेस्ट प्रेस। प्रेस कैसी होनी चाहिए, आपका मीडिया कैसे होना चाहिए, दिखाए जो आपको खबर दिखाए असली में कि सरकार ये कर रही है असली में, वो फ्रीडम होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, टूटी बिखरी सी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए, गुड होना चाहिए। किसके अथॉरिटी पे हम जाएंगे जुडिशरी के बाद, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जैसे हम संविधान को कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड है ये इंडिया के, हमारे हम क्या कहेंगे कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, मैं कहूँगी इसने मेरे को मारने की कोशिश करी है, मेरी लिबर्टी छीनी है इसने, मैं किस बेस पे कहूँगी, क्योंकि मैं कहूँगी मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है। चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं खोल के जाऊंगी कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन डालूंगी मैं आर्टिकल 32 या 226 के अंदर, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं किस बेस पे डालूंगी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि मेरे पास अपने राइट्स हैं और ये मेरा राइट हुआ था, ये मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, ये मेरे को मिला था राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को फंडामेंटल राइट्स दिए थे और मेरे पास इस राइट के बेसिस पे मैं आपके पास आई हूँ। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होना चाहिए, एक एबल लीडर होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, पीस एंड ऑर्डर होना चाहिए, कोऑपरेशन और टॉलरेंस होना चाहिए थोड़ा सोसाइटी में, कोऑपरेशन के साथ और टॉलरेंस का। ये नहीं कि एक रिलीजन के हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो दूसरे रिलीजन को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, जैसे इंडिया में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपके पंचायत हो गए, आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गए। ठीक है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसी को बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जब आपके हर लेवल पे पावर का डिवीजन होता है, सेंटर अथॉरिटी पे नहीं आपके पास सिर्फ पावर, आपके स्टेट गवर्नमेंट्स भी, आपके पास लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट्स में भी आपका 2 तरीके, अगर रूरल एरिया पे आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जिसमें आपके पंचायत आई हैं, 74th पे अमेंडमेंट में आपका क्या आया कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आई हैं। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आपके रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, पब्लिक सुपरमेसी ओवर मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में क्या मिलिट्री रूल है, बाजवा रूल जिसे हम कहते हैं, मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में, तो वो मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। वहाँ क्या होता है कि सरकार कौन डिसाइड करता है, वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है कि कौन सी सरकार आएगी तो आर्मी के लिए क्या होगा, मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ दे भी रखा है किसका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड थाईलैंड, यह मिलिट्री रूल है। उसके बाद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट्स है, आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो आपके ऑनेस्ट होने चाहिए, क्योंकि देखो पॉलिसीज एक्चुअली में वही फ्रेम कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है वो तो सामने है, पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। उसका एक कंक्लूजन आ गया, हमने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया और आप ये देख सकते हो इसके आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आ रखे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेनली यही आता है आपका क्वेश्चन, उसके क्या काइंड्स हैं और मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। और ज़्यादातर रिसेंट व्यू में ये पूछने लगे कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की क्या कंडीशंस है, और अगर आपसे पूछा भी ना जाए तो अपने कंक्लूजन में ये ज़रूर 4-5 लाइनें लिखनी होती है कंक्लूजन में कि ये डेमोक्रेसी बाकायदा होती ये चीज़ है, पर इसको एक सक्सेस बनाने के लिए आप जो पॉइंट्स है ना कंक्लूजन को आप समराइज करके अपनी
वे में लिख सकते हो, 2-3 लाइनों में। ऐसे करके आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मैं आपके जो है एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।